Hello students, here is your Krishna ma'am. Today we will talk about your chapter 16, Emergence of Independent States. In previous chapter, we have studied that the Mughal Empire had knitted the whole country into one single unit. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि बाबर ने 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और औरंगजेब तक आते आते लगभग पूरे देश पर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। द डेथ ऑफ द एम्परर औरंगजेब लेड टू अ स्टेडी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। In the 18th century, a large number of independent and semi-independent powers came to the front like Bengal, Awadh, Hyderabad, Mysore, Maratha and many more. और जब सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हुई तो उसके अंडर जो प्रोविंसीज थी उन्होंने अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिया। आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी किंगडम्स को एक्वायर किया और भारत को गुलाम बनाया। द स्टेट्स ऑफ बंगाल, अवध एंड हैदराबाद नेवर ओपनली asserted their independence even though they had established independent kingdoms। और इन किंगडम्स में बंगाल, अवध और हैदराबाद ऐसे किंगडम्स थी जिन्होंने यद्यपि अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मुगलों के साथ ही दिखाते रहे। खुले तौर पर कभी उन्होंने मुगलों से अलग अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम नहीं दिखाया। सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल। मुर्शीद कुली खान took advantage of the weak central authority and took over the control of Bengal, where he had been appointed as a सूबेदार and then a दीवान। बंगाल को इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया मुर्शीद कुली खान ने, जिसे मुगल एम्परर ने पहले बंगाल का सूबेदार बनाया और उसके बाद वहाँ का दीवान बनाया था। आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब्स ऑफ बंगाल सब्सिक्वेंटली। और मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने। All the three Nawabs of Bengal realized the importance of trade and thus provided all facilities to the local and foreign merchants। तीनों ही नवाब व्यापार के महत्व को समझते थे और इसीलिए उन्होंने व्यापार से संबंधित सुविधाएं व्यापारियों को उपलब्ध कराई। And they even forced the officials of the East India Company to obey the laws। और यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी उन्होंने फोर्स किया कि वो भी व्यापार के सभी कानूनों नियमों को माने जो अदर मर्चेंट्स फॉलो करते हैं। लेकिन इनके बाद आगे आने वाले जो नवाब थे बंगाल के, वो इतने पावरफुल साबित नहीं हुए और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 बंगाल को एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट अवध। सादत खान लेड द फाउंडेशन ऑफ अ किंगडम इन द प्रोविंसी ऑफ अवध व्हेन द मुगल एम्परर मुहम्मद शाह अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722। अवध को इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया सादत खान ने और सादत खान भी मोहम्मद शाह जो उस समय मुगल एम्परर था उसके द्वारा यहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया था और इसी ने अवध को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। सादत खान्स नेफ्यू सफदरजंग सक्सीडेड हिम इन 1739 एंड ही आल्सो बिकेम अ वजीर एट द मुगल कोर्ट। और सादत खां के बाद उसका भतीजा सफदरजंग अवध का नवाब बना 1739 में और ये भी मुगल एम्परर के अधीन वजीर भी अपॉइंट किया गया था। और इनके बाद अवध के जो नवाब हैं वो भी कमज़ोर साबित हुए। यद्यपि अवध के
आगे आने वाले नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के पपेट बने रहें और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई बहाना नहीं था कि वो अवध पर आक्रमण करे। इसलिए उन्होंने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया और फाइनली इन 1856 अवध को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया, अनेक्स कर लिया। नेक्स्ट, हैदराबाद। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क आसफ जहां इन 1724. He was a powerful noble under the Mughal Emperor Farrukhsiyar. He was made the Viceroy of Deccan. हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां ने, और ये भी मुगल एम्परर फर्रुखसियर का एक नोबल था, सामंत था, और इसे दक्कन का वायसराय भी अपॉइंट किया गया था। इन 1720 ही बिकेम अ वजीर ऑफ द एम्परर मोहम्मद खां, और जब मुगल एम्परर मोहम्मद खां था तो उस समय मोहम्मद खां ने इन्हें वजीर भी बनाया अपने दरबार में। बट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू दक्कन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट, बट नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल रूल। और यहाँ पर इन्होंने, एक तो इनके खिलाफ दरबार में काफ़ी षड्यंत्र हुए, दूसरे मोहम्मद खां का जो वर्किंग स्टाइल थी वो भी इन्हें सही नहीं लगी, इसलिए निराश होकर ये वापस दक्कन गए और जहाँ जाकर इन्होंने हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम डिक्लेयर किया। एंड there were other states that openly asserted their independence from the Mughal Empire, and they were the Sikh, the Marathas and the Rajputs. इनके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जिन्होंने अपने आप को खुले तौर पर मुगलों से अलग एक इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित किया, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और ऐसी ही कुछ किंगडम्स थी सिख, मराठा और राजपूत्स। Now we will talk about these kingdoms. First of all, Sikh. Guru Nanak was the first guru of Sikhs. Sikhism was a religious reform movement, but Guru Gobind Singh, the 10th Guru, transformed the Sikhs into a powerful political and military force. सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक जी ने, और ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स में बदला। एंड ही फॉट मैनी वार्स अगेंस्ट औरंगजेब, और औरंगजेब के खिलाफ इसने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। बंदा बहादुर tried to unite the peasants and lower caste and wage an unequal war against the Mughal army, but failed because the upper caste in Punjab were against him and hence joined his opponents. और बंदा बहादुर ने भी मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और उसने पीजेंट्स को, लोअर कास्ट को मिलाकर अपनी आर्मी भी तैयार की, लेकिन मुगलों के खिलाफ वो जीत नहीं पाया, क्योंकि एक तो मुगलों की आर्मी के मुकाबले उसकी आर्मी वीक थी, और दूसरा पंजाब की जो रिच क्लास थी, जो अपर कास्ट थी, उन्होंने बंदा बहादुर का साथ भी नहीं दिया और साथ ही वो मुगलों के साथ जाकर मिल गए। एंड द प्लंडर caused by the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali gave an opportunity to the Sikhs to rise once again, and they looted and fortified their army to establish a Sikh state. They took over Punjab and Jammu. और जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय सिखों के पास एक अच्छा अवसर था और उन्होंने अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग किया। At the end of 18th century, Ranjit Singh rose to power. He was a bold leader, a brave soldier and an able administrator. और 18वीं शताब्दी में रंजीत सिंह एक बहुत ही पावरफुल रूलर बनकर उभरा। He brought all the Sikh chiefs under his control and established his kingdom in Punjab. He also conquered Kashmir, Peshawar and Multan.
और राजा रणजीत सिंह ने ही सिख चीफ्स को मिलाकर और अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया और पंजाब किंगडम इस्टेब्लिश किया और इसमें कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी इन्होंने एक्वायर किया। जब तक राजा रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब की तरफ देख भी नहीं पाई, लेकिन राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई और इस युद्ध में राजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी हार गया और उसे कंपनसेशन के तौर पर बहुत सारा धन भी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा और साथ ही कोहिनूर हीरा जो राजा रणजीत सिंह अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से वापस भारत ले आए थे, जो कभी नादिर शाह के द्वारा यहाँ से लूटा गया था, तो वो कोहिनूर हीरा भी राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। नाउ मराठा, Shivaji challenged the powerful empire of Mughals during the reign of Aurangzeb and laid the foundation of the Maratha state. शिवाजी ने मुगल एम्परर औरंगजेब को एक कठोर टक्कर दी और शिवाजी ने ही मराठा किंगडम इस्टेब्लिश किया। शिवाजी was an able administrator and a military commander, and he established a Hindu state and took over the title of Chhatrapati. And Shivaji's army was well known for guerrilla warfare also. गुरिल्ला वारफेयर क्या होती है? जब छिपकर किसी दुश्मन सेना पर वार किया जाता है। औरंगजेब के पास बहुत बड़ी वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड आर्मी थी, शिवाजी के पास बहुत छोटी सेना थी और इस वजह से शिवाजी की सेना पहाड़ों में छिपकर मुगल सेनाओं पर आक्रमण करती थी और फिर से पहाड़ों में छिप जाती थी। इस तरह के जो वारफेयर है इसे गुरिल्ला वारफेयर कहा जाता है। और उसके बाद अ सिविल वार स्टार्टेड बिटवीन साहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी एंड हिज आंट ताराबाई दैट डिवाइडेड द लॉयल्टी ऑफ मराठा सरदार्स। शिवाजी के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर्स थे, उनमें शासन को लेकर, सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, जिस वजह से मराठा किंगडम कमज़ोर पड़ा और इसी सिचुएशन का फ़ायदा लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा किंगडम को भी एक्वायर कर लिया। नाउ राजपूत्स, मैनी राजपूत्स ट्राइड टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हुई तो बहुत सारे राजपूत्स किंगडम भी इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में इमर्ज हुए। अजीत सिंह द किंग ऑफ मारवाड़ एंड सवाई जय सिंह द किंग ऑफ अम्बेड टुक एडवांटेज of the war of succession among the emperor's son and declared their independence from the Mughal Empire। और इन राजपूत शासकों ने जब सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हुई, सक्सेशन को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर जब उनमें आपस में लड़ाइयाँ हुई तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिया। The king of Mewar had always opposed the Mughals. Now he got an opportunity to consolidate power। और इसी तरह से मारवाड़ और अम्बेर के साथ साथ मेवाड़ जो हमेशा मुगलों के खिलाफ रहा, उन्होंने भी अब अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। Unfortunately, the Rajput states were unable to unite due to mutual rivalry। परंतु दुर्भाग्यवश जो राजपूत किंगडम्स थी वो आपस में ही लड़ाइयों में लगी रहती थी और इस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हुई और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत किंगडम्स को भी वन बाय वन एक्वायर कर लिया। नाउ मैसूर, द स्टेट ऑफ मैसूर रोज टू प्रोमिनेंस इन साउथ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। हैदर अली became the ruler of Mysore and carried out successful wars against Maratha and Nizams।
हैदर अली जो 1760 में यहाँ का शासक बना मैसूर का, वो भी बहुत पावरफुल रूलर था और मराठों और निजामों के साथ भी उसकी कई लड़ाइयाँ हुई। आफ्टर हैदर अली, his son Tipu Sultan became the ruler. He introduced many reforms in the army, trade, weights and measurements. हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर माना जाता है और उसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। एंड he organized his army on European style. He was a Muslim but was tolerant towards other religion. उसने अपनी आर्मी भी यूरोपियन स्टाइल में तैयार की और यद्यपि वो मुस्लिम शासक था लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। Tipu Sultan was a staunch enemy of the British and kept opposing them till his death. टीपू सुल्तान भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिशर्स का कट्टर दुश्मन था और जब तक वो जिंदा रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ता रहा। हैदर अली और टीपू सुल्तान का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 4 युद्ध हुए और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए और इसी के साथ मैसूर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर बेटा। गुड बाय, टेक केयर, लेट अस सी इन द नेक्स्ट वन।